चलिए समझते हैं। आप लोग कॉपी ले लें, नोट करते जाइए, इसको नोट करते जाइए। फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, तो हेडिंग डाल लीजिए फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या है बताइए। फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है बेटा? फिजिकल वर्ल्ड किसे कहते हैं बताइए। पूरे फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना, पूरे फिजिकल वर्ल्ड का मतलब इस भौतिक संसार की स्टडी करना। इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में जो कुछ भी फिनोमिना हो रही है उसकी स्टडी करना, ये सब किसके अंदर आएगा? फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, फिजिक्स होता क्या है? फिजिकल वर्ल्ड समझ में आया? भौतिक संसार की स्टडी करना, इस पूरे इस संसार में जो भी फिनोमिना हो रही हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, वर्षा हो रही है, आप बल्ब जला रहे हैं, बल्ब क्यों जल रहा है, क्या मैकेनिज़्म है बल्ब की, ये पूरी चीज़ें की स्टडी करना, इन सब की स्टडी करना, ये सब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आएगा। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी फिनोमिना हो रही है, वॉट एवर फिनोमिना इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड की हम स्टडी करते हैं। अब हम समझते हैं फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? तो लिख लीजिए, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है बताइए। फिजिक्स है स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की स्टडी को फिजिक्स कहते हैं। नेचर में जो कुछ भी फिनोमिना हो रही है उस सब की स्टडी, ये तारों का टिमटिमाना, ये पंखे का चलना, पंखा चल रहा है तो क्या मैकेनिज्म हो रही है, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना, ये प्लैनेट्स ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन वेयर सन इज एट वन फोकस इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। सभी प्लैनेट एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं और सन एक फोकस पे है। सभी प्लैनेट क्या कर रहे हैं बताइए। सभी प्लैनेट ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और सन इलिप्स के फोकस पे है, तो सभी प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। बताइए, तो ये पूरी मैकेनिज़्म पढ़ना, ये पूरी क्या करना? मैकेनिज़्म पढ़ना। फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, इस नेचर में जो कुछ भी फिनोमिना हो रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बल्ब जल रहा है तो बल्ब में क्या मैकेनिज़्म है, पंखा चल रहा है तो पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्या रीज़न है कि चल रहा है, ठीक है। तो ऑल द फिनोमिना लिख लीजिए, ऑल द फिनोमिना which are happening in the nature is called physics। जो भी फिनोमिना नेचर में हो रही हैं, जो कुछ भी नेचर में होने जा रहा है, उन सब फिनोमिना की स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, न्यूटन्स के ग्रेविटेशन का लॉ, ये हर एक लॉ की स्टडी करना, ये सब फिजिक्स के अंदर आता है। कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये सब चीज़ें सब कुछ फिजिक्स के अंदर आता है। ठीक है,
आगे चलिए समझते हैं। फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे लिख लें, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स इनकम्प्लीट है। अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स का यूज़ होना ही होना है। आप बिना मैथ के फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो सो वी कैन से दैट फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स इनकम्प्लीट है। फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मैथ का यूज़ होना ही होना है। हाँ, मैथ का यूज़ नहीं होगा तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो कुछ भी इक्वेशंस पढ़ते हो, जैसे आप पहली इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स का तो यूज़ हो रहा है ना। आप डिफरेंशिएशन पढ़ने जाते हो, आप पढ़ते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, nx की पावर n-1 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 0 होता है। तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, इंटीग्रेशन पढ़ते हो, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1। तो ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, ये पूरा मैथमेटिक्स का ही तो यूज़ है। तो फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के इनकम्प्लीट है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स का यूज़ उसमें बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिख लें, फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स तो इनकम्प्लीट है। अगर आप मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं करेंगे तो फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। आगे चलिए, आगे लिख लीजिए, इसको लिखते जाइए। अब फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज़ होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ न कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज़ होगा जिसकी हेल्प से कोई लॉ आप पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, उसको आप लिख लीजिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल लिख लीजिए, कुछ सिद्धांत हैं फिजिक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसको आप लिखिए, नोट करिए। प्रिंसिपल का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है फिजिक्स में जिसका हमें यूज़ करना है। पहला है यूनिफिकेशन। अब सवाल है कि ये यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि कई सारी फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर देना। ये जब मैंने इस मार्कर को छोड़ा, ये किसकी वजह से गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। गिर रहा है कि नहीं? मैंने मार्कर को छोड़ा, किसकी वजह से गिर रहा है बेटा? ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। अर्थ इसको खींच रही है ना, तो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये भी क्या है? ये भी ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन है। लिख लें, ग्रेविटेशन इज द, ग्रेविटेशन क्या है?
attraction between two masses in the universe is called gravitation. यूनिवर्स में किसी भी दो मास के बीच में अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये जब मैंने मार्कर को छोड़ा तो ये अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से गिरा। दो मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है, सभी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सभी प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये भी दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन ही है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करना, जब आप पेन छोड़ रहे हैं तो ये भी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। नहीं समझे आप? ये सब चीज़ें ग्रेविटी की वजह से ही आ रही हैं। मतलब ये ग्रेविटेशन से ही ये पेन का गिरना, ये प्लैनेट्स का जब रिवॉल्व हो रहा है, सभी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो उसमें भी दो मास के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। प्लैनेट और सन के बीच में ये अट्रैक्शन लग रहा है। तो ये भी क्या है भाई? ये भी तो ग्रेविटेशन ही है ना, ये भी ग्रेविटेशन ही है। तो इसको नोट कर लें। तो कई सारी फिनोमिना को, ये मार्कर का गिरना ग्रेविटेशन है, प्लैनेट्स का रिवॉल्व होना इलिप्टिकल ऑर्बिट में ग्रेविटेशन है। तो आप कई सारी फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से ही एक्सप्लेन कर दे रहे हो, दैट इज ग्रेविटेशन। व्हाट इज ग्रेविटेशन? द अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में किसी भी दो मास के बीच के अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये मार्कर और अर्थ के बीच का अट्रैक्शन, प्लैनेट्स और सन के बीच का अट्रैक्शन। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बताइए? यूनिफिकेशन मीन्स कई सारी फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर देना। टू एक्सप्लेन, लिख ले, टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना with the help of single law is called unification. कई सारी फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से, एक सिंगल लॉ आपने ग्रेविटेशन के लॉ से एक्सप्लेन कर दिया, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन का, अच्छा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है बताइए? ये देखिए, ये m1 मास है, ये m2 मास है, दोनों के बीच की दूरी r है। अब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा बताइए? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे r²। ये दो मास हैं, इनके बीच में फोर्स लगता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r²। दो मास के बीच के अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। तो मान लीजिए पहला मास m1 है, दूसरा मास m2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r²। तो ये प्लैनेट का मोशन, प्लैनेट किस में मोशन करते हैं बताइए? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और सन इलिप्स जैसी एक ऑर्बिट में मूव करते हैं, और सन एक उसके फोकस पे रहता है। सन कहाँ रहता है? इलिप्स में एक फोकस होता है, उस वहाँ पे सन रहता है। तो सभी प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं बेटा? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सैटेलाइट घूमता है, सैटेलाइट घूमते हैं, ये भी ग्रेविटेशन की वजह से घूमता है। तो कई सारी जो फिनोमिना है उसको एक सिंगल लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो लिख लें, दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन क्या है बताइए? टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना with the help of
सिंगल लॉ इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। कई सारी फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर देना क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। क्लियर है? बहुत सारी फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से आप एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। क्लियर है? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स में पहला था यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब बताइए? बहुत सारे फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। जब हम बहुत सारी फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करते हैं उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। ठीक है, एक बार फिर से लिख लें। यूनिफिकेशन मीन्स टू एक्सप्लेन various law with the help of single law, with the help of few law। कुछ लॉ की हेल्प से आप बहुत सारी अगर आप फिनोमिना एक्सप्लेन कर ले रहे हो तो उसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफिकेशन। तो टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ सिंगल लॉ इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। इसके बाद आता है रिडक्शनिज्म। लिख लीजिए, रिडक्शनिज्म क्या होता है? रिडक्शनिज्म क्या होता है बताइए? जैसे आपको फोर व्हीलर की स्टडी करना है, तो फोर व्हीलर की अगर स्टडी करना है तो आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी कर लो। आप टायर की स्टडी कर लो, आप स्टीयरिंग की स्टडी कर लो, आप उसके ब्रेक की स्टडी कर दो, उसके क्लच की स्टडी कर दो। तो अगर आप डिफरेंट पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, अगर आप अलग अलग पार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म मतलब क्या हुआ बताइए? एक बड़ा सा पार्ट्स था, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके हमने स्टडी कर ली। नहीं समझे आप? बड़े से पार्ट्स को एक छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के स्टडी कर लेना क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म। तो आया समझ में? जैसे मान लीजिए आपके पास फोर व्हीलर है। अब फोर व्हीलर की स्टडी करना है तो अब आप क्या करो उसको? अब आप क्या करो? आप उसके टायर की स्टडी कर लो, आप उसके स्टीयरिंग की स्टडी कर लो, आप उसके पंप की स्टडी कर लो, है ना? तो डिफरेंट पार्ट की अगर आप स्टडी कर लेते हो तो उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। क्लियर है? तो रिडक्शनिज्म मतलब लार्ज सिस्टम अगर आपके पास है तो लार्ज सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी कर लो, उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। इसको लिख लीजिए आप। अब आप लिखें हेडिंग, अब आप लिख लें स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स में स्कोप भी है। स्कोप का मतलब होता है सिलेबस। स्कोप का मतलब क्या होता है बताइए? स्कोप का मतलब होता है सिलेबस, और एक्साइटमेंट का मतलब उसमें कुछ आनंद है, फिजिक्स पढ़ने में कुछ हैप्पीनेस है। ठीक है? तो फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको खुशी भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी।
तो स्कोप का मतलब जो फिजिक्स का जो सिलेबस है, फिजिक्स का जो सिलेबस है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्कोप यानी सिलेबस, स्कोप यानी बताइए सिलेबस ऑफ फिजिक्स is divided into two category. One is known as macroscopic और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। तो फिजिक्स के सिलेबस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक और दूसरे को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बेटा लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करना। अगर आप लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, और स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करना माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाता है। तो अगर आप बड़े बड़े साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, और स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े बड़े साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करना। तो जब आप बड़े साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, और छोटे छोटे साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, अब मैक्रोस्कोपिक में आप क्या स्टडी करते हैं? मैक्रोस्कोपिक में आप क्या स्टडी करते हैं बताइए? मैक्रोस्कोपिक जब आप स्टडी करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक में पूरा 11th की जो पूरी स्टडी है उसमें आप लार्ज साइज के ही ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। पूरी 11th की जो स्टडी है उसमें लार्ज साइज के ही ऑब्जेक्ट की बात होती है। जैसे एक ब्लॉक रखा है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो दोनों डायरेक्शन से, ये एफ, तो ये लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट है, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो आप पढ़ते हो, जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, पहला क्या पढ़ोगे? मोशन पढ़ते हो, मोशन आप पढ़ेंगे, और ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, और क्या पढ़ेंगे बताइए? वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे रोटेशन डायनेमिक्स पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। जैसे ये फैन रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन आप पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? ऑसिलेटरी मोशन, ये ऑसिलेशन पढ़ेंगे। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। ये आगे पीछे मोशन है, ये टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे बताइए? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ऑसिलेशन तो चलिए, ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट ये टू एंड फ्रो, ये आगे पीछे ये जो मोशन हो रहा है इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है बेटा हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट। तो थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो हीट जब मोशन करती है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? लिख लें, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। जब हीट मोशन करे
हीट जब मोशन करती है उस मोशन को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसको लिख लीजिए। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है बताइए? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। इसको लिखें, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट is called thermodynamics। हीट जब मोशन करती है उसके मोशन को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? हीट क्या होती है, हीट क्या होती है। अच्छा, हीट क्या है बताइए? हीट है हीट किसे कहते हैं? हीट है एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी में उसको बोलते हैं हीट। फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉ भी देखेंगे, पूरी थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एक एनर्जी का रूप है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रेवल करता है। अगर मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर हाई है, यहाँ का लो है, तो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी फ्लो होने लगेगी। हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का मोशन चालू हो जाएगा। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो लिख लें, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ लिख लें, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो हीट का मतलब, तो इसको लिखिए, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। जैसे आपने खाना बनाया, तो आपने कुकर चालू किया, गैस चालू किया तो उसमें हीट दिया। जब हीट दिया तो हीट मोशन करके कहाँ गई? हीट मोशन करके कुकर तक गई। तो हीट का मोशन हुआ बेटा यहाँ से यहाँ तक। तो मोशन ऑफ हीट की स्टडी करना, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। नहीं समझे? आपने गैस जलाया, अब हीट मोशन करके कुकर तक पहुंची, तो स्टडी हीट का तो मोशन हुआ ना। तो जब हम हीट के मोशन की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो लिख लें, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। अच्छा, टेम्परेचर क्या है बताइए? टेम्परेचर की डेफिनेशन बताइए। टेम्परेचर किसे कहते हैं? टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी वस्तु कितने डिग्री हॉट है या कितने डिग्री कोल्ड है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो इसको लिख लें, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर शॉर्ट में मैं लिख दिया TEMP डॉट। और इसकी SI यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। नहीं, ये वैसे SI यूनिट ये केल्विन होता है। SI यूनिट होती है केल्विन, के से दिखाते हैं। टेम्परेचर काहे में नापते हैं? केल्विन में नापते हैं। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन होती है, इसको नोट कर लीजिए। तो क्या है बेटा? टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। सो प्लीज नोट इट डाउन। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर।
डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। नोट कर लें। अच्छा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। किसको बताता है? एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को न तो हम बना सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लिख लें, लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा, बताइए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब समझ में आया? थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। हीट जब मोशन करती है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। और वैसे थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के संरक्षण को बताता है। एनर्जी के कंजर्वेशन को कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का? एनर्जी जो है, एनर्जी को हम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर लोअर टेम्परेचर का लेवल है और ये हायर टेम्परेचर का लेवल है और आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक बिना कोई एक्सटर्नल मदद से हम एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक, अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक अगर आपको कोई चीज़ ले आनी है तो आपको एक एक्सटर्नल पंप लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल पंप लगाना पड़ेगा, नहीं तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र द एनर्जी ऑफ फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, you must lower एक्सटर्नल सोर्स। अगर आपको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक एनर्जी लाना है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक किसी चीज़ को लाना है, एनर्जी ट्रांसफ़र करना है, तो आपको एक्सटर्नल पंप लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ेगी। ठीक है। फिर हीट इंजन क्या होता है? ऐसा इंजन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, हीट इंजन। ठीक है। फिर मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफ़र के कितने तरीके हैं? हीट ट्रांसफ़र के जो तरीके हैं वो है कंडक्शन। देखिए, हीट जब ट्रांसफ़र होती है, जैसे ये पेन है और ये पेन है, अगर इन दोनों को हम डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आ दें, अगर दोनों को हम टच करा दें और फिर हीट ट्रांसफ़र करें इस बॉडी से इस बॉडी में, तो अगर इनको टच कराने से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इस मोड ऑफ ट्रांसफ़र को बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है? ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसमें हम दो बॉडी को हम डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आते हैं।
तो मान लीजिए ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कंडक्शन क्या है, दो बॉडी के कंडक्शन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होना जब दो बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट हो, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो जाए, दो बॉडी को अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आ दो तो जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन भी एक तरीका है हीट ट्रांसफ़र का। और रेडिएशन क्या है, जैसे सोलर एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी यहाँ तक आ रही है तो रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है, ये रेडिएशन मेथड हो गया। कन्वेक्शन भी एक हीट ट्रांसफ़र का ही तरीका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हम पूरी 11th की जो फिज़िक्स पढ़ेंगे ये सब मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर आती है। क्लास 11th फिज़िक्स comes under मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी का मतलब होता है लार्ज साइज के जब ऑब्जेक्ट की बात होती है तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, और स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट की बात होती है इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है। तो स्मॉल साइज के जब ऑब्जेक्ट की बात होती है तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। स्कोप का मतलब होता है कि जो सिलेबस है हमारा वो क्या पढ़ना है, तो 11th में पूरी पढ़ेंगे। ये मैक्रोस्कोपिक है, यहाँ पे लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट की बात होगी। माइक्रोस्कोपिक 12th की जो फिजिक्स है, 12th फिजिक्स, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो 12th की जो फिजिक्स है ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये भी मैक्रोस्कोपिक ही है। ये भी क्या है, 12th की जो आधी फिजिक्स है, आधी आधी यानी पूरी जो फिजिक्स की जो एनसीईआरटी की पार्ट फर्स्ट है और एनसीईआरटी का पार्ट सेकंड का, देखिए 12th की जो फिजिक्स है ये भी मैक्रो के अंदर आएगी। मैक्रो यानी लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट की बात होगी। तो 12th फिजिक्स पार्ट 1 ये जितना भी आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और क्या जो आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये पढ़ेंगे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर आप क्या पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद आप लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की पूरी स्टडी करेंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी स्टडी है ये 12th की, ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर आएगी। माइक्रोस्कोपिक में जो स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है उसमें हम क्या पढ़ते हैं बताइए, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक मतलब जो छोटे छोटे, माइक्रो का मतलब ही होता है छोटे, छोटे साइज की जो ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं
जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स छोटे छोटे पार्टिकल की जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा, एटम्स पढ़ते हैं। एटम्स, एटम के अंदर चले जाइए तो न्यूक्लियस होता है, छोटा सा न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होते हैं, पतली पतली जो चिप्स होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं, है ना। तो एटॉमिक फिजिक्स जो कुछ भी है, एटम की जो फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियस की जो स्टडी करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ते हैं, ये सब जो फिजिक्स है ये कहाँ किसके अंदर आएगी, ये जो सिलिकॉन की चिप्स वगैरह होती हैं, इन सब की स्टडी क्या कहलाती है, क्वांटम फिजिक्स। उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। तो ये सब क्या है बेटा, क्वांटम फिजिक्स। क्या है, क्वांटम फिजिक्स। तो ये सब चीज़ें हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर करते हैं। छोटे छोटे क्वांटम मतलब छोटे छोटे पार्टिकल की स्टडी करना क्वांटम फिजिक्स कहलाता है। छोटे छोटे साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करना क्वांटम फिजिक्स कहलाता है।